जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के, ठीक है, फिजिक्स। जो अभी त्रैमासिक परीक्षा हुआ, उस त्रैमासिक परीक्षा में फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन आया था, उस सारे क्वेश्चन का मैंने हल आपके समक्ष लाया है। कोशिश किया हूँ कि आपको बताऊं, ठीक है, कि आपका नंबर कितना आ सकता है, कितना आने की संभावना है, आगे कैसे करेंगे, उसका क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है। इन सारे चीज़ के बारे में आज मैं आपको कुछ डिटेल से बताने वाला हूं, और प्लस ये बताने वाला हूं कि यह आपका जो क्वेश्चन पेपर बना था, उसमें प्रति एक में कितने कितने अंक हैं। खैर आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं आपको अवगत करा दूं, और आपकी इस त्रैमासिक परीक्षा में कितने नंबर आने की आशंका है, इसके बारे में थोड़ा सा सशक्त हो जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो जानते होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जो है जितना बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित क्या होती है जी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक, ठीक है, धन आवेश जितना बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है जी, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। चलिए दूसरा क्या हो, दूसरा क्वेश्चन होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए और इसका मान बताइए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट के विभवांतर क्षेत्र में प्राप्त ऊर्जा को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है आपका, 1.6 गुणित 10 घात माइनस होता है। 6 गुणित 10 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 होता है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, चालक के प्रतिरोध की परिभाषा। चालक के प्रतिरोध अर्थात जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, तो क्या बोलूंगा मैं, ठीक है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में कोई रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर चालक पूछा है तो मैंने क्या जोड़ दिया, कोई चालक जो होता है विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर पढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ, ठीक है, क्यूरिक नियम का पालन नहीं करता है। तो आपको बता दूं, आपका प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है वह क्यूरिक नियम का पालन नहीं करता है। किसका जी, क्यूरिक नियम। देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है वह क्यूरिक नियम का पालन नहीं करता है। इस प्रकार आपका ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले का 5वां क्वेश्चन में। ठीक है, अगले का 5वां क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। अगला का 5वां क्वेश्चन है आपके पास, क्या है जी, 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। पहले 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखो। चलिए मैं आपको विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताता हूँ। ठीक है, देखो, किसी चालक के अनुप्रास्थ परिच्छेद में, अगर कोई चालक है उस चालक के अनुप्रास्थ परिच्छेद से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कहते हैं। उस चालक में प्रवाहित होने वाली क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी, आपका एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी, आपका एम्पियर होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या आता है, ओम का नियम किसको कहते हैं। ठीक है, ओम का नियम लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर छठा आपको बता दूं, ओम का नियम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा में आपका आ जाएगा जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार। चलिए ओम का नियम, तो जॉर्ज साइमन ओम के नियम अनुसार किसी चालक की भौतिकी अवस्था में परिवर्तन न हो, तो कोई चालक है अगर उस चालक के भौतिकी अवस्था में परिवर्तन न हो, जैसे कि लंबाई में, ताप में, ठीक है, अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल में यदि वृद्धि न हो तो, ठीक है, वृद्धि न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली
ठीक है, विद्युत धारा उसके, ठीक है, सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I, जहाँ V चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है, V उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक है, ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, मूल आवेश किसको कहते हैं, इसका मान कितना होता है? आपको पता होगा मूल आवेश, आवेश की सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। आवेश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जी? मूल आवेश कहते हैं। आवेश की सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश की सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ पर देखो, इसकी छोटी इकाई तो मूल आवेश कहते हैं, तो इतने में 2 नंबर नहीं मिलने वाले, तो पूरा कितने हैं? तो ठीक है, आवेश की सबसे छोटी इकाई को, ठीक है, मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में यह न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। प्रकृति में यह न्यूनतम आवेश किसके बराबर होता है जी? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तथा इसका मान, ठीक है, इसका मान सभी आवेश, ठीक है, तथा इसका क्या बोल रहा हूं मैं? तथा, ठीक है, तथा अन्य सभी आवेश इसी निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं, अर्थात और जितना भी आवेश होंगे वो इसी आवेश का पूर्ण गुणज होगा। और आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि सबसे छोटा मूल आवेश होता है। ठीक है, इसे मूल आवेश कहते हैं, जो कि सबसे छोटी क्या होती है जी? आवेश होती है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे आप क्या समझते हैं? ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव प्राबल्य होते हैं। तो चुंबक के, ठीक है, ध्रुव प्राबल्य और उसकी, ठीक है, क्या होती है जी? प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को, ठीक है, उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण को m से प्रदर्शित करते हैं। देखो, चुंबक के 2 ध्रुव प्रवाह होते हैं, तो यहाँ पर नहीं, चुंबक के, ठीक है, किसी चुंबक के ठीक है, ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभाव, ठीक है, प्रभावी लंबाई के गुणनफल को उस चुंबक की, ठीक है, उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब क्या हो जाएगा? देखो, यदि मैं बोलता हूँ एक, ठीक है, यदि m ध्रुव प्राबल्य के किसी, ठीक है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2l हो, तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर m × l, ठीक है, m × l, ठीक है, ये होता है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, यहाँ पर पूछा क्वेश्चन नंबर 9, बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो आपको बता दूं, ठीक है, अगर किसी चालक, मान लीजिए एक धारावाही रेखीय चालक है, ठीक है, तो क्या बोला है? माना कि एक चालक mn में प्रवाहित होने वाली धारा I है। एक चालक mn, एक सीधा चालक लो, ठीक, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है आपका जी? ठीक है, I है। इस प्रवाहित, ठीक है, इस धारावाही प्रवाह, ठीक है, चालक की एक अल्पांश AB की, जिसकी लंबाई आपका dl है। एक धारावाही रेखीय चालक है जिसकी अल्पांश क्या है जी आपका? ठीक है, क्या है आपका? AB है, और उस अल्पांश की लंबाई dl है। इसके सापेक्ष किसी बिंदु P पर स्थिति सदिश r है। इसके सापेक्ष किसी बिंदु P पर स्थिति सदिश क्या है जी? r है। तो इस अल्पांश के कारण उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV का मान, ठीक है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक के अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश की लंबाई और OP के बीच बनने वाले कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी, ठीक है, और अल्पांश, ठीक है, से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात dV बराबर 1/r²। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको 4 बताया।
पहले 3 ठो अनुक्रमानुपाती और लास्ट आपका व्युत्क्रमानुपाती। इन चारों को मिलाकर लिखने पर dv = IDS sin थीटा अपान r का स्क्वायर। ठीक है, इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए मैंने क्या लगाया, एक नियतांक लगाया, जिसको बोलते हैं एक अनुपातिक नियतांक कहते हैं। कहते हैं जी k एक अनुपातिक, जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक होता है। यही आपका बायो सेवर्ट का नियम है। dv = KIDL sin थीटा अपान r का स्क्वायर, इसी को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब आता है आपका 10वां आता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को आपको पहले एक बार सुना दो, फिर उसका आंसर लिखूंगा। देखो, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन दोनों आवेशों के, ठीक है, मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये होता है, क्या बोला मैंने कि ठीक है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग के नियम, ठीक है, नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल लिखा है यहाँ पर। ठीक है, लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी, तो किनके बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लेता हूं मैं दो आवेश है, कौन सा आवेश, एक Q1 आवेश और दूसरा Q2 आवेश। ठीक है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर है। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से। यहाँ पर मानना है कि दो आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है, और वो एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गए और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। अब दोनों को मिलाकर लिखने पर क्या हो जाएगा, मैं इन दोनों को मिलाकर लिख देता हूँ। तो दोनों को मिलाकर लिखने पर देखो, इन दोनों को मैंने क्या किया, मिलाकर लिखा। तो F अनुक्रमानुपाती I अपान Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर, जहाँ F बराबर K Q1 Q2 r का स्क्वायर, जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक है। SI पद्धति में, ठीक है, वायु और निर्वात, ठीक है, SI पद्धति में वायु और निर्वात के लिए k का मान क्या होता है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अब इसी k का मान को समीकरण 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान r का स्क्वायर। इसी को हम लोग कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है जी, यहाँ पर विद्युत क्या है पूछा है नहीं, विद्युत फ्लक्स क्या है और विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। ठीक है, इसमें सुधार लेना। अब 11वां के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ 22 तक, उसमें प्रत्येक में 3 अंक है, याद रखना। बाकी सब ठीक लिखा था आपके क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 तक 3 अंक है प्रत्येक में। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधरा था। विद्युत, ठीक है, क्या है नहीं, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसे मतलब रखिए। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत, देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कुल बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उसके अभिलंब स्थित पृष्ठ, ठीक है, का क्षेत्रफल ds हो, तो उस पृष्ठ, ठीक है, उस पृष्ठ तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई E ds होगा। क्या होगा जी, ds होगा। ठीक है, अतः चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है जी, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, स्क्वायर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12वां, विभव के CGS और SI मात्रकों में संबंध।
ठीक है। तो देखो CGS पद्धति में विभव के विद्युत चुंबकीय मात्रक को एव वोल्ट कहते हैं तथा स्थिर वैद्युत, ठीक है, मात्रा को क्या बोलते हैं जी, स्थैध वोल्ट कहते हैं, स्थैध वोल्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, स्थैध वोल्ट कहते हैं, स्थैध वोल्ट कहते हैं एक एब वोल्ट बराबर एक आर्ग बटे एक एब कुलाम, और एक आर्ग का आप लोग को पता होगा 10⁻⁷ जूल होता है और एक एब बराबर 10 जूल होता है। तो एक एब वोल्ट यहाँ से नीचे आ गया, बराबर है तो बराबर, मैं इस ठीक है 10⁻7 को नीचे है तो +7 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 पहले था, ये जूल हो गया तो जूल, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो कितना होगा 10⁸ जूल, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड का जैसे है वैसी है, ठीक है। अब यहाँ पर जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को बोलते हैं हम लोग वोल्ट, ठीक है। तो एक एब वोल्ट बराबर होता है 1/10⁸ वोल्ट, ठीक है। तो 10⁸ को एब वोल्ट में फिर यहाँ पर चेंज कर दो, तो 10⁸ एब वोल्ट बराबर होता है आपका, ठीक है, 1 वोल्ट, क्या होता है जी आपका 1 वोल्ट होता है, और 10⁸ एब वोल्ट बराबर 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर होता है आपका 1/3, ठीक, 100 1/300 स्थैध वोल्ट होता है, 1/3 स्थैध वोल्ट होता है। यही आपका CGS और SI मात्रकों में संबंध है, विभव के CGS और SI मात्रकों में संबंध है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप आता है 12वां, क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है जी आपका 12वां हो गया, सॉरी 13वां आता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है आपका जी, अब 13वां आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ते हैं, 13वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए, ठीक है। विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक। देखो किसी पदार्थ के, ठीक है, विद्युत, ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, अगर कोई पदार्थ है उस पदार्थ के, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं, पदार्थ, ठीक है, कहते हैं विद्युत चालकता कहते हैं। और विद्युत चालकता का SI मात्रक होता है आपका सीमेंस प्रति मीटर होता है, अर्थात, ठीक है, सिग्मा बराबर 1/ε0, और विद्युत चालकता का विमीय सूत्र होता है m का पावर l, t का पावर m का पावर -1, ठीक है, l का पावर -3, t का पावर 3, और आपका a का पावर, ठीक है, 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ को चालक में, कुचालक में, अर्धचालक में और अतिचालक में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, किसके आधार पे, तो विद्युत चालकता के आधार पर ही। क्वेश्चन नंबर 14वां है, क्या होती है लॉरेंज बल, किसका है, किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो देखो किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अगर कोई गतिमान आवेश है तो उस गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला, ठीक है, बल को लॉरेंज बल कहते हैं, और इसका मान हम लोग इस सूत्र की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। तो F बराबर Q, ठीक है, इंटू V होता है, जहाँ Q क्या है जी, गतिमान आवेश है, V आपका गतिमान आवेश का वेग है, ठीक है, तथा वह, ठीक है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है, ठीक है, और B क्या है उसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कौन सा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, पैरा विद्युत माध्यम क्या है, पैरा विद्युत माध्यम क्या होती है। तो वे पदार्थ जो विद्युत रोधी होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, ठीक है, पैरा विद्युत माध्यम कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो विद्युत रोधी होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात विद्युत प्रभाव प्रदर्शन करते हैं, पैरा विद्युत माध्यम कहलाता है। उदाहरण के लिए माइका, अभ्रा, कांच, कागज आदि पैरा विद्युत माध्यम कहलाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15वां खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, किसी चालक की धारिता का अर्थ समझाइए और SI मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। चलिए अब इसको पढ़ते हैं ना। तो किसी, ठीक है, चालक की
धारिता, तो यहाँ पर किस चालक की धारिता किस देखो, जिस प्रकार किसी बर्तन में द्रव डालने पर ठीक है उसका तल बढ़ने लगता है, तो द्रव का तल बढ़ने लगता है। अगर कोई बर्तन ले लो उसमें द्रव डालो तो द्रव का तल बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर ठीक है उसका विभव बढ़ने लगता है। जिस प्रकार किसी बर्तन में जल डालने पर उसका तल बढ़ने लगता है, ठीक उसी प्रकार किसी ठीक है चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि ठीक है V होती है, तो Q अनुक्रमानुपाती ठीक है V होता है। अगर इसको अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए मैं एक नियतांक लेता हूँ C, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नियतांक C। तो जहाँ एक नियतांक C है जो चालक की आकृति, आकार और चारों ओर के क्षेत्रफल ठीक है और माध्यम ठीक चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है, इसे चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। देखो जो ठीक है क्या होती है, सी एक नियतांक है जो चालक की आकृति हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आकार हो गया, चारों ओर के माध्यम हो गया पर निर्भर करती है, उसे चालक की क्या बोलते हैं जी, उसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। और चालक की विद्युत धारिता बराबर क्या है, सी बराबर आपका क्यू अपान वी, ठीक है, सी बराबर क्यू अपान वी, ठीक है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फैराड, ठीक है, फैराड, ठीक है। और विद्युत धारिता का विभेद सूत्र होता है m का पावर 1 t का पावर l का पावर -2 t का पावर +4 और आपका a का पावर आपका क्या होता है जी 2 होता है। a का पावर क्या होता है जी 2 होता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 चलिए पलटते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 मैं रख दिया हूँ, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसका क्रम को लिखो, ठीक है। तो देखो हम लोग क्रम तो नहीं पढ़ते हैं, फिर भी मैंने कोशिश किया है इसको समझाने के लिए। देखो चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर ठीक है एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर सकता है जी गमन कर सकता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, किसी चुंबकीय क्षेत्र ठीक है की बल रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है और चुंबक के अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। ये आपका हो गया चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा और उसका क्रम, ठीक है। अब आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, वोल्टीमीटर का प्रतिरोधकता अधिक क्यों होता है। देखो ध्यान से, हमेशा वोल्टीमीटर का प्रतिरोधकता अधिक रखते हैं ताकि उसमें सदैव एक समान धारा प्रवाहित होती है। इसको समझते हैं। देखो वोल्टीमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या नापते हैं, विभव में अंतर नापते हैं, जिसको हम लोग विभवांतर कहते हैं, विभवांतर नापा जाता है, ठीक है। अतः वोल्टीमीटर को उसके मध्य समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसके मध्य जी, जिस किन्हीं भी दो बिंदु के मध्य मुझे ठीक है विभवांतर नापना है, ठीक है, उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य मुझे समांतर क्रम में इसको जोड़ना होगा। किसको, वोल्टीमीटर को। एक आदर्श वोल्टीमीटर की जो प्रतिरोध होती है, ठीक है, वह आपका अनंत होना चाहिए। कितना चाहिए, एक आदर्श प्रतिरोध का, एक आदर्श वोल्टीमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होना चाहिए, ठीक है। उन बिंदुओं के बीच प्रवाहित ठीक है मुख्य विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन न हो तो, किंतु जब तक कि कुंडली में ठीक है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की गई हो, संकेतक नहीं घूमता है। अतः वोल्टीमीटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिससे उसमें अत्यंत अल्प विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और मुख्य विद्युत धारा का मान लगभग अपरिवर्तित, मतलब मुख्य धारा का मान नियत बने रहता है। तो बोला जाता है कि वोल्टीमीटर का ठीक है
जो प्रतिरोध होता है वो अधिक क्यों होता है? तो वोल्टीमीटर का प्रतिरोध इसलिए अधिक होता है ताकि मुख्य विद्युत धारा का मान लगभग एक समान बना रहे, इसलिए ठीक है वोल्टीमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसको अधिक रखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 19 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, ठीक है, क्या बोलता है जी? तो बोलता है आपका विभव मापी में विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? तो विभव मापी के तार ए बी के प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी के तार ए बी के प्रति एकांक लंबाई में विभव का मान में जो पतन होता है, विभव का जो पतन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता ए बी की लंबाई एल तथा ठीक है उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी पर निर्भर करता है। ठीक है, कहते हैं भी पर निर्भर करता है। तब विभव प्रवणता रो इज इक्वल टू वी अपान एल। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है तथा विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर जी? विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 20, संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। तो चलिए संधारित्र पढ़ते हैं हम लोग। संधारित्र क्या है? संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना ठीक है विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। अब यहाँ पर संधारित्र का सिद्धांत, माना कि एक क्या है आपका जी? विलगित चालक प्लेट ए है, ठीक है, विलगित चालक प्लेट ए है जिस पे धन आवेश को आवेशित किया गया है, जिससे धन आवेश से आवेशित किया गया है। अब यदि ठीक है अब यदि एक अन्य चालक बी को इसके समीप लाया जाए तो प्रेरण के द्वारा ठीक है बी के समीपवर्ती तल पर ऋणावेश और आपके दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। समीपवर्ती पर धन आवेश और दूरवर्ती पर ठीक है समीपवर्ती पर आपका ऋणावेश और दूरवर्ती पर आपका धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जबकि प्रेरित ठीक है आवेश को ठीक है कहते आवेश के अधिक निकट होने के कारण ठीक है इसका प्रभाव अधिक होता है, अर्थात चालक V की उपस्थिति के कारण A का विभव कम हो जाता है। अतः चालक ठीक है की धारिता सूत्र के अनुसार ठीक है इसको बढ़ाया जा सकता है। तो क्या करेंगे जी? बढ़ाया जाने के लिए अब यदि चालक ठीक है B को भू संपर्कित कर दिया जावे तो समस्त ठीक है तो उसमें उपस्थित मुक्त धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे बद्ध आवेश चालक में ही रह जाते हैं। बद्ध आवेश जो सामने वाला कौन सा आवेश है उसे बंद कर है, ठीक है, जो कि बद्ध आवेश क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जिससे चालक की धारिता और बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत होता है। चलिए इसको ग्राफ समझते हैं। देखो ए बी आपका दो ग्राफ है, ठीक है, या ए और बी दो प्लेट है, ठीक है, और ए को मैंने क्यू प्लस आवेश दिया तो बी को उसके समीप लाया तो बी के समीपवर्ती तल पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती तल पर सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। मतलब समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब मैं दूरवर्ती तल को ठीक है कहते हैं पृथ्वी से संपर्क करता हूँ तो दूरवर्ती तल का संपूर्ण आवेश कहाँ पर चला जाता है जी? पृथ्वी पर चला जाता है। इस प्रकार प्लेट बी पर केवल माइनस आवेश ही बच जाता है। केवल माइनस आवेश ही क्या होता है जी? बचता है। अब यहाँ पर देखो यह केवल माइनस आवेश बचता है, जिससे प्लेट ए की ठीक है जो धारिता है वह और बढ़ जाती है। ठीक है, वह क्या होती है जी? और बढ़ जाती है। आया समझ में? जिससे ठीक है इसे ही हम लोग धारिता का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम लोग धारिता का सिद्धांत कहते हैं। अब गाउस के नियम, क्वेश्चन नंबर 21।
गाउस का नियम। चलिए, गाउस का प्रमेय और सिद्धांत, ठीक है, सिद्ध कीजिए। गाउस के प्रमेय को लिखो और सिद्ध कीजिए। गाउस का प्रमेय क्या होता है, देखिए ध्यान से, ठीक है। क्लर्क फ्रीडरिच गाउस ने अपने बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए, ठीक है, एक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है, जिसे गाउस के नियम कहते हैं। इस गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से, किससे जी, बंद पृष्ठ से, ठीक है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अर्थात यहाँ पर देखो फाई बराबर आपका Q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, देखो कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, उसमें अंदर में उपस्थित कुल आवेश आपका Q है, तो ठीक है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, डी फाई या फाई बी इज इक्वल टू बंद पृष्ठ आपका, ठीक है, एस और ई और आपका डी ई और आपका डी एस दोनों मिलाकर लिखिए तो ए अपान आपका एप्सिलॉन 0, ठीक है, ए अपान एप्सिलॉन 0, यही आपका गाउस का नियम है। अब मैं आपको गाउस के नियम को व्युत्पत्ति करके दिखाता हूँ। व्युत्पत्ति, माना कि एक, ठीक है, बंद पृष्ठ एस के अंदर, ठीक है, बिंदु O पर Q प्लस आवेश, ठीक है, रखा गया है और बिंदु, ठीक है, O पर Q प्लस आवेश रखा गया है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बिंदु O से R दूरी पर, उसी दो बार बोला गया, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु B है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ठीक है, एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्या तो 0 Q/R का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो मैंने चित्र बना दिया, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, धुंधला सा, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी, ठीक है, इसकी दिशा OP के अनुदिश होती है। देखो यहाँ पर किसकी दिशा जी, यहाँ पर इसकी दिशा OP की अनुदिश होती है। अब बिंदु P को घेरे हुए एक अल्पांश की कल्पना कर, देखो P को घेरे हुए मैंने एक अल्पांश की कल्पना किया, P को घेरे हुए एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, ठीक है, करो, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 50, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था आपका जी, ठीक है, आपका ds होता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ds की दिशा, ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी पर खींची गई अभिलंब Pn के अनुदिश होता है। अतः, ठीक है, पृष्ठ ds से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस फाई, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस, ठीक है, ई का मान रखने पर, तो ई का मान डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R का स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, डी एस कॉस थीटा 1/R, ठीक है, का स्क्वायर का मैं मान रख देता हूँ, तो उसका मान हो जाएगा आपका डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, इतना का मान होता है इतना, ठीक है, मैंने रख दिया यहाँ से। अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन डी एस, ठीक है, ई डी एस, उसके बाद फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन, अब ई के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, डी, ठीक है, ओमेगा, क्या हो जाएगा आपका जी, डी ओमेगा, कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये डी ओमेगा हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका, ठीक है, फाई ई जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और ये हो जाएगा फाई एस डी ओमेगा, फाई एस डी ओमेगा, उसके बाद फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, डी ओमेगा के वैल्यू पर जाना, डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई होता है, तो 4 पाई ऊपर कैंसर, Q/अपान एप्सिलॉन 0, यही आपका गाउस का क्या है जी, ठीक है, गाउस का प्रमेय है और उसको मैंने लिखकर सिद्ध कर दिया। चलिए, अब क्या होता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका आता है 22, क्वेश्चन नंबर आपका 22 होता है आपका अमीटर और वोल्टीमीटर में अंतर। अमीटर और वोल्टीमीटर अंतर देखो ध्यान से, वोल्टीमीटर की सहायता से किसी भी चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है, और अमीटर की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, अमीटर से धारा, वोल्टीमीटर से आपका क्या होता है जी,
ठीक है, विभवांतर नापा जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपका वोल्टीमीटर के कुंडली के साथ में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा होता है, जबकि अमीटर कुंडली के साथ समांतर क्रम में, ठीक है, क्या होती है जी, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा होता है। दोनों चीज आ गया। देखो, एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध अधिक अनंत होता है, एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, ऐसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में हो जाता है। ऐसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में हो जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो ध्यान से, क्या कहते हैं, जोड़ा जाता है। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखो, इससे विद्युत परिपथ में कौन सा क्रम में जोड़ेंगे जी, हम लोग वोल्टीमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ना है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और अमीटर को यदि विद्युत परिपथ में जोड़ना है तो हम लोग, ठीक है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं जी, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सिद्ध करना होता है भूचुंबकत्व के लिए विभिन्न घटकों में संबंध। तो देखो, माना कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय संपूर्ण जो पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता या परिणामी तीव्रता I, क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V, ठीक है, तथा नमन कोण आपका थीटा है। मान लो OAB, ठीक है, AO, ठीक है, CB किसी चालक किसी स्थान पर चुंबकीय यामों उत्तर को प्रदर्शित करता है, तब I को दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है। जैसे कि चित्र में दिया है, I को एक ये वाला H घटक और दूसरा होता है V घटक। I को दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला होता है क्षैतिज घटक H और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक आपका V। ठीक है, क्षैतिज घटक आपका OA की दिशा में और आपका ऊर्ध्वाधर OP की दिशा में होता है। अब क्या करता हूँ, ये देखो दोनों घटक मिल गए मुझे, तो H बराबर I cos थीटा और आपका V बराबर I sin थीटा। अब क्या करता हूँ, मैं समीकरण 1 और समीकरण को 2 को भाग देता हूँ, तो क्या मिलेगा, I तो V अपान क्या हो जाएगा, H, I और I आ गया, I sin थीटा अपान I cos थीटा, R कैंसल, V अपान H, ठीक है, I tan थीटा। I क्या होगा, साइन बटे कॉस, तो आपका हो जाएगा tan थीटा। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरा tan थीटा निकालिए, तो tan थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ V अपान H। ये तो पहला सिद्ध करना था यही। अब दूसरा सिद्ध क्या करना है, तो देखो, इन जो समीकरण हमने पहले बनाया था ना, 1 और 2, उन दोनों समीकरणों को वर्ग कर लेते हैं और वर्ग करके जोड़ देते हैं। दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया तो आई का स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर, बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर H प्लस अंडर रूट, ठीक है, क्या होता है जी आपका वी का स्क्वायर, H का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा I और I, तो ये हो जाएगा दोनों में से I, प्लस कर दिया मैंने, I cos थीटा का स्क्वायर और आपका I स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, H का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर। इनमें से I को मैंने कॉमन निकाला, cos थीटा के स्क्वायर प्लस साइन थीटा के स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, H स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर, इसका मान होता है आपका इतना। ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जैसे करते हैं उसी प्रकार मैंने इसको सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, गाउस के प्रमेय के द्वारा रेखीय संवेग के संरक्षण, ठीक है, रेखीय संवेग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है जी, गणना करनी है। अब देखो, इसके लिए क्या करूंगा, माना कि LM लंबाई का रैखिक आवेश निकाय है, जिससे R दूरी पर एक स्थित बिंदु P है, ठीक है, जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रैखिक आवेश निकाय का आवेश ठीक है, आवेश घनत्व लेम्डा होता है। रैखिक आवेश निकाय का आवेश घनत्व क्या होता है जी, लेम्डा होता है। रेखा MN, ठीक है, को अक्ष मानकर R त्रिज्या लेकर L लंबाई का एक मैं वेलन की खींचता हूँ, अतः संपूर्ण वेलन, ठीक है, गाउसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अतः संपूर्ण वेलन गाउसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर में आवेश Q बराबर लैम्डा L होता है। बिंदु P को, ठीक है, घेरे हुए उस
अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। उस अल्प पृष्ठ ds की क्या करते हैं जी, कल्पना करते हैं। इस पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो d फाई e हो जाएगा, और आपका ठीक है, आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर आपका फाई e और आपका ds, ठीक है, e और आपका ds। गाउसीय बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है समतल वृत्तीय बेलनाकार पृष्ठ, दूसरा होता है आपका समतल वृत्तीय, ठीक है, पृष्ठ S2, और तीसरा होता है आपका वक्रीय पृष्ठ S3। तीसरा क्या था जी, वक्रीय पृष्ठ आपका S3, ठीक है। आप ये देखो ध्यान से, चूंकि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 दोनों बल रेखाओं के समांतर होती है, तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी जी, आपका जी 0 होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है, तो उसका मान हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। अतः ठीक है, इस ठीक है पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण ठीक है विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई, ठीक है, ES3 cos 01 ES3, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा फाई ES ई 2 पाई आर एल। देखो मैंने किसका मान रखा, एस का मैंने मान रखा, एस का मतलब 2 पाई आर एल, मैंने एस का मान रख दिया। और इस जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ है, और बेलन के ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का मैंने मान रख दिया, ये वक्राकार वाला भाग खोखला बोलते हैं जिसको, ठीक है। परंतु गाउस के प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, इन दोनों को यहाँ पर ले आते हैं। चलिए अगला पृष्ठ में, अब अगला पृष्ठ में देखते हैं हम लोग। देखो इन समीकरणों को, तो कौन समीकरणों के, तो यहाँ पर इसको इस तरह देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 है, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों में एक तरफ फाई है, तो दोनों को मैंने बराबर दिखा दिया। अब यहाँ से मैंने 2 पाई आर एल को भेज दिया यहाँ पर, क्यू अपान, ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है, पाई आर एल आ गया, तो पाई आर एल आ गया। अब यहाँ पर ऊपर नीचे मैंने किसका मान रख दिया, क्यू का मान रख दिया। क्यू का मान होता है आपका लेमडा प्लस लेमडा इंटू एल, लेमडा कट गया, लेकिन एल बच गया, इसलिए मैं सॉरी एल भी कट गया, लेमडा कट गया और आपका एल भी कट गया, तो क्या बचा आपका 2 पाई आर इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर बच गया, 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर बच गया। यही आपके गाउस के, ठीक है, यही आपके गाउस के प्रमेय से रेखीय आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है जी, सिद्ध कीजिए श्रेणी क्रम के लिए, कौन सा क्रम के लिए जी, श्रेणी क्रम के लिए। देखो जब प्रति एक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र के, ठीक है, पहली प्लेट से जोड़ते हैं, तथा अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट का संबंध पृथ्वी से जोड़कर प्रथम प्लेट के, ठीक है, प्रथम प्लेट को आवेश दिया जाता है, तो इस प्रकार प्रति एक प्लेट में समूहन को श्रेणी क्रम में कहते हैं। देखो बहुत सारे आपस में हम लोग क्या करते हैं जी, ठीक है, प्लेट को जोड़ देते हैं, परंतु उनमें से पहला प्लेट का संबंध क्या होता है, पहला प्लेट को क्यू आवेश देता है, तो दूसरे प्लेट के समवर्ती तल पर ऋणात्मक आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यही क्रिया जब तक कोई चालक नहीं हो तब तक चलेगी, यानी कि अंत तक चलेगी, ठीक है। यदि अंत में क्या करता हूँ जी, ठीक है, और अंत में, और इस प्रकार संधारित्र के समूहन को श्रेणी क्रम में समूहन कहते हैं। संधारित्र का श्रेणी समूहन में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, आयत में। अब देखते हैं आगे, ठीक है, संधारित्र का श्रेणी समूहन चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब माना पहला, ठीक है, संधारित्र की प्रथम प्लेट को प्लस थीटा, ठीक है, आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा, ठीक है, प्लेट सीमित, ठीक है, प्लेट सीमित तल पर, प्लेट सीमित तल पर फाई आवेश, देखो यहाँ पर फाई ना, फाई आवेश, ठीक है, दूरवर्ती तल पर, ठीक है, प्लस थीटा आवेश, क्या होता है जी, प्लस थीटा प्लस क्यू आवेश, ठीक है, उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि दूसरी प्लेट द्वितीय संधारित्र के प्रथम प्लेट से क्या होती है जी, जुड़ी है, अतः मूल आवेश क्यू
अतः मूल आवेश Q दूसरे ठीक है संधारित्र के प्रथम प्लेट्स में क्या होती जी चला जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जुड़े हुए सभी संधारित्र में होता है। ठीक है, चली गई आवेश जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट पर 0% आवेश था। ठीक है, द्वितीय प्लेट पर ठीक है -θ% आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जावेगा ठीक है क्या -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q होता है। यदि संधारित्र की धारिता C1 C2 C3 है, 3 संधारित्र मान लिया, तीनों की धारिता C1 C2 और आपका C3 है। क्या जी आपका C3 है और उनके प्लेटों के मध्य विभवांतर V1 V2 और आपका V3 है। तो V1 बराबर आपका Q/I, V2 बराबर Q/I C2 और आपका क्या जाएगा जी। ठीक है, V3 = Q/3 ठीक है C3 इन ठीक है क्या होती है जी, देखो ध्यान से, यदि इन तीनों संधारित्र की तुलना ठीक है संधारित्र परिणाम ठीक है किसे जी CS हो तो तुल्य धारिता ठीक है संधारित्र के प्लेटों पर आवेश Q तथा उनके प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो V बराबर Q/C, V बराबर Q/C। चलिए अब इसके Q/C को अर्थ समझते हैं। चूंकि ठीक है चूंकि यहाँ पर चूंकि कुल आरोपित विभव क्या होता है विभवांतर का मान तीनों संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर के योग के बराबर होता है। अतः V1 बराबर ठीक है V1 V2 V3 होगा। C बराबर क्या हो जाएगा Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, तीनों में से Q निकाला और ट्रांसफर कर दिया, Q और Q कैंसल। ठीक है, अब क्या पर बचा है यहाँ पर, तो C बराबर 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। यही मुझे क्या करना था जी, सिद्ध करना था। यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। इधर आपका नहीं है, यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं कौन सा, लास्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 26। कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपका 26। देखो क्या होता है आपका, सिद्ध करो को P/Q और R/S ये वास्तव में वाइस्टीन सेतु का है। ठीक है, जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, जो किसी चतुर्भुज के 4 खानों में लगे होते हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं वाइस्टीन सेतु से। ठीक है, यदि 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज ABCD की आसन्न भुजाओं में जोड़ा जावे, बिंदु A तथा बिंदु C से बैटरी एवं ठीक है C और D से धारामापी को जोड़ा जावे तथा धारामापी में ठीक है कोई धारा प्रवाहित न हो तो ठीक है कोई धारा प्रवाहित न हो तो P/Q ठीक है बराबर R/S हमें सिद्ध करना है। देखो अब 4 प्रतिरोध है, इन 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज ABCD की आसन्न भुजाओं ठीक है भुजाओं में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है, बिंदु B और बिंदु C के बीच से ठीक है सेल जोड़ी जाती है। ठीक है, तथा बिंदु B और D के बीच धारामापी जोड़ी जाती है। जब मैं कुंजिके को दबाकर सेल से धारा I प्रवाहित किया जाता है, बिंदु A पर यह ठीक है यह धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग AB में धारा ठीक है तथा भाग AD में धारा I2 में बढ़ जाती है, मतलब पहला बटा Y1 दूसरा बटा Y2। ठीक है, बिंदु P पर आपका धारा I पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग ठीक है IG ठीक है BD में ठीक है BD से तथा धारामापी G से होकर बहती हुई धारा ठीक है IG धारा। ठीक है, क्या जी एक धारा, देखो मैं क्या बोला, ठीक है 2 भागों में रहती है। एक भाग आपका IG भुजा BD से
ठीक है, धारामापी जी से होकर बहती है। यह भुजा, ठीक है, धारामापी भुजा भी कहलाती है। शेष भाग I1 माइनस IG, ठीक है, भुजा BC में प्रतिरोध आपका Q से होकर के बहती है। बिंदु D पर धारा I2 तथा IG निकलती है तथा, ठीक है, भुजा DC में धारा IG, ठीक है, सॉरी I2 है जी, I2 उस प्लस आपका IG प्रवाहित होती है। क्या होती है जी? I2 प्रवाहित होती है। इसका चित्र देखो, I2 प्रवाहित होती है। अतः बंद पृष्ठ में, ठीक है, किरचॉफ के द्वारा, ठीक है, द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है, द्वितीय नियम क्या होती है? किसी संधि पर आने वाली उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल की प्रवृत्ति है। अब यहाँ पर द्वितीय पर, ठीक है, यहाँ पर द्वितीय नियम लगा दिया मैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो ये हो जाएगा आपका I, ठीक है, क्या हो जाएगा जी आपका I, ठीक है, 1P प्लस IG इंटू जी IR बराबर आपका 0। इसी प्रकार बंद पृष्ठ CD, कौन सा जी? BCDB में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I माइनस IG थीटा, ठीक है, माइनस I2 माइनस IG S, ठीक है, माइनस IG बराबर 0, ठीक है। सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी में, ठीक है, कोई विक्षेप नहीं होता है तथा विक्षेप शून्य होता है, तो जी में प्रवाहित धारा प्रवाहित नहीं होती। जी का मान शून्य समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर, तो मुझे समीकरण 2 में से क्या मिलेगा? समीकरण 3 मिलेगा, और समीकरण 3, ठीक है, से मुझे क्या मिलता है? देखो, समीकरण 3 को समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, वह मुझे समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर प्राप्त होता है P/Q, क्योंकि I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, तो P/Q R/S यही सिद्ध हुआ और मुझे यही सिद्ध करना था। इस प्रकार आपका आई होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखिए, अभी पहला ट्राई वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है, पहला बना रहा हूँ, थोड़ा सा झिझक तो रहेगी ही, ठीक है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपका हर एक क्वेश्चन पेपर का वीडियो, ठीक है, आपके लिए अपलोड करना चाहता हूँ, अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होती है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बोलते हैं ना, ठीक है, किसी करोगे तब तो इच्छा जागृत होती है, बस वही चीज़ याद रखो कि करने के लिए बस लग रखो, फिर आपके भी इच्छा जागृत हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।